नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम डिफरेंशियल इक्वेशन का आज सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने जून 2011 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम दिसंबर 2011 में आए हुए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम पार्ट भी क्वेश्चन 43 से कर रहे हैं। क्वेश्चन है कंसीडर द इक्वेशन। ओके, ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है dy by dt इक्वल्स टू 1 प्लस एफ स्क्वायर टी वाई ऑफ टी, और यहाँ जो हमें कंडीशन दी हुई है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 और t ग्रेटर देन 0, वेयर f इज बाउंडेड। f क्या है? ये जो फंक्शन है f, ये हमें क्या दिया हुआ है? बाउंडेड कंटिन्यूअस फंक्शन है। f बाउंडेड है, कंटिन्यूअस है, किस पर? क्लोज जीरो इन्फिनिटी। ओके, ये सेमी क्लोज सेमी ओपन होगा। तो जीरो इन्फिनिटिव इंटरवल के अंदर ये हमारा फंक्शन f है, ये बाउंडेड भी है और कंटिन्यूअस फंक्शन भी है। हम जानते हैं कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन आर बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस फंक्शन एवरी इंटरवल्स। देन दिस इक्वेशन एडमिट्स। अब हमारे पास में ऑप्शंस है। ऑप्शंस के लिए हमने इसे एक सिंपल सा मान के फिर हम इसे सॉल्व करेंगे और फिर हम ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या माना? हम जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन बाउंडेड भी होंगे एंड कंटिन्यूअस भी होते हैं। तो हमने क्या किया? सबसे सिंपल ही मान लिया। हमने क्या माना? इसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे सिंपल वैल्यू मानी कि f ऑफ जो t है वो हमने एक कांस्टेंट फंक्शन 1 मान लिया। ओके, हमने क्या माना? 1 ही मान लिया। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनी dy by dt इक्वल्स टू ये 1 और ये 1 बना हमारा 2y ऑफ t। ओके, 2y ऑफ t। इसका हम इंटीग्रेशन करें तो ये बनेगा dy अपॉन में 2y इक्वल्स टू dt। जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में, आप इस 2 को भी यहाँ लिख दो, यहाँ ओनली y ही रहने दो। तो ये बना हमारे पास में log y इक्वल्स टू 2t प्लस एक कांस्टेंट हमने मान लिया log c। अब जैसे हम इस y को कैंसिल करेंगे तो दोनों साइड हमें एंटी लॉग लेना होगा। तो ये बना हमारे पास में y इक्वल्स टू e की पावर 2t प्लस log c। अब ये बना e की पावर 2t इंटू e की पावर log c। हम जानते हैं e log का मान 1 होगा, तो y का मान क्या आ गया हमारे पास में? c e की पावर 2t। अब हमें क्या कंडीशन दी हुई है? y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। तो हमें कंडीशन दी हुई है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। दैट मींस t की वैल्यू 0 है तो y का मान 1 होगा। ये 0 तो यहाँ केवल c बचा और c का मान क्या आ गया हमारे पास में? 1। तो y की जो फाइनल वैल्यू है हमारे पास वो e की पावर 2t आई। एक सिंपल सा हमने फंक्शन लिया f, उसके लिए। अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। अब ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है दिस इक्वेशन। ओके, ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है कि दिस इक्वेशन एडमिट्स ए यूनिक सॉल्यूशन। ओके, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा y ऑफ t में। ओके, ये हमारा राइट है। एंड फर्दर लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी y ऑफ t एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। तो यहाँ यदि हम लिमिट लें तो लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी y ऑफ t इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर 2t। हम जानते हैं कि पावर इंफिनिटी का मान इंफिनिटी होता है, जबकि ये कह रहा है कि एग्जिस्ट होगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नॉट एग्जिस्ट है। तो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा और ना ही फाइनाइट है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सेकंड की हम बात करें,
दिस इक्वेशन एडमिट्स टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। जबकि हमने देखा ये जनरल के लिए है, मतलब सभी के लिए होना चाहिए, जबकि हमने एक वन के लिए लेकर के चले और यहाँ केवल एक ही सॉल्यूशन आया है, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ कोई दो सॉल्यूशन नहीं आ रहे हमारे पास, तो लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात ही नहीं है। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन वैसे ही डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन थर्ड की बात करें, दिस इक्वेशन एडमिट्स ए बाउंडेड सॉल्यूशन फॉर विच लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी y ऑफ t डज नॉट एग्जिस्ट। ये e की पावर t बाउंडेड फंक्शन नहीं है, तो ये हमारे पास में बाउंडेड, ये अपर से बाउंडेड फंक्शन हम किसे बोलते हैं, ऐसा फंक्शन f ऑफ x जो ऊपर से और नीचे से दोनों से ही बाउंडेड हो, जबकि e की पावर 2t तो इन्फिनेटिव के ऊपर जाता है हमारा, तो ये हमारा ऊपर से बाउंडेड नहीं होगा इस इंटरवल में, तो ये हमारा बाउंडेड फंक्शन नहीं है। ऑप्शन 4, अब तीन ऑप्शन तो वैसे डिस्कार्ड हो गए, पार्ट बी का एक ऑप्शन तो राइट होना ही है, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ कह रहा है दिस इक्वेशन एडमिट्स ए यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है y ऑफ t एंड फर्दर लिमिट t, और ये t की वैल्यू भी हमारे पास में है, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा, बाकी ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी का है, क्वेश्चन 45। यहां हमें दिया हुआ है लेट y1x एंड y2x फॉर ए फंडामेंटल सेट। ओके, जो y1 और y2 है वो फंडामेंटल सेट है किसके, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के, d2y by dx स्क्वायर प्लस p of x dy by dx प्लस q of x y इक्वल्स टू 0। और यहाँ ये जो x है वो a और b के बीच की वैल्यूज है, where p of x and q of x are real valued continuous function। ओके, तो p of x और q of x है, रियल है, कंटिन्यूअस है, फंक्शन है, किन के अंदर, a और b क्लोज इंटरवल के अंदर। if x0 and x1, x0 and x1 with क्या है कंडीशन, x0 is less than x1 are consecutive zeros of y1x। consecutive zeros इसका मतलब y1x है, वो इस x0 के ऊपर भी उसका मान 0 है और x1 के ऊपर भी इसका मान 0 है। इन ए बी देन हमारे पास में ऑप्शंस है, ये ऑप्शन 1 2 3 एंड 4 है। अब हमें क्या दिया हुआ है इसमें हमें ये दिया हुआ है, एक इक्वेशंस दी हुई है और साथ में हमें ये एक कंडीशंस दी हुई है। इस कंडीशंस का मतलब हमें यहाँ एक तो y1 x0 0 इक्वल्स टू y1 x1 ये हमें दिया हुआ है और ये x0 x1 से लेस देन है। ओके, और ये भी हमें दिया हुआ है कि y1x और y2x इस इक्वेशन के फंडामेंटल सॉल्यूशन है। तो यदि हम यहाँ रोस्कियंस निकालना चाहें तो रोस्कियंस होगा हमारा w y1x y2x, ये रोस्कियन बनेगा हमारे पास में, एक डिटर्मिनेंट बनेगी y1x, यहाँ y2x, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ y2 का डिफरेंशिएशन होगा और इसका जो मान आएगा वो आएगा हमारे पास में y1x y2 डैश x माइनस y1 डैश x y2x, इसका मान नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ओके, यदि कोई दो सॉल्यूशन किसी इक्वेशन के फंडामेंटल सॉल्यूशंस है तो वो रोस्कियन प्रॉपर्टी में ये कंडीशंस फॉलो करेंगे कि वहां ये जो वैल्यू आएगी ये हमारी नॉट इक्वल 0 है। यदि इक्वल 0 आ गए तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, तो फंडामेंटल नहीं होंगे वो, तो इनका मान क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0 आना चाहिए। तो ये नॉट इक्वल 0 के लिए अब हम केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस हमें दिया हुआ है y1x। ओके, ऑप्शन यदि हम फर्स्ट की बात करें तो हमें y1x का मान दिया हुआ है x माइनस x0 और यहाँ हमें q0x दिया हुआ है, where q0x is continuous on AB और
Q0 X0 का मान नॉट इक्वल 0 है। तो हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो y1 डैश x इसका मान आया हमारे पास में Q0x। ओके, हमारे पास में ये वैल्यू आ गई इस y1 डैश की। अब यहां हम जैसे ही वैल्यू लगाएं y1 डैश x0 तो हमारे पास क्या वैल्यू आई Q0x0, और Q0x0 क्या है हमारा नॉट इक्वल 0 है। तो यहां हम ये कंडीशंस अप्लाई करें, यहां हमारे पास में y1 हम x0 की बात करें तो यहां हम y1 x0 y2 x0। अब देखो y1 का तो मान हमारा 0 है कि y1 x0 का मान तो 0 है, इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होना चाहिए। x0 और x1 दोनों के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ y1 x0 तो 0 है और y1 डैश x0 का मान क्या आ गया हमारा नॉट इक्वल 0। y2 पे हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, तो ये केस इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम यदि बाकी के 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देते हैं तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड की हम बात करें, ऑप्शन सेकंड में हमें दिया हुआ है y1x इक्वल्स टू x माइनस x0 का होल स्क्वायर p0x। इसका यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2x माइनस x0 p0x। अब यदि हम इसकी x0 के ऊपर वैल्यू लें तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, x का मान जैसे हम x0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा। p0x0 का मान नॉट इक्वल 0 है, इसका मतलब ये 0 बनेगा हमारे पास में, तब भी इसका मान क्या आ गया हमारा 0। ओके, अब यहां हमारे पास में कंडीशन क्या आई, y1 x0 तो पहले से 0 है और y1 डैश x0 का मान भी 0 आ गया, इसका मतलब ये भी 0 ये भी 0, जबकि क्या होना चाहिए नॉट इक्वल 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये हमारा इसका फंडामेंटल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये जो ऑप्शन सेकंड है ये हमारा डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन थर्ड की बात हम करें, ऑप्शन थर्ड कह रहा है y2x हैज नो 0 इन x0 और x1। ये जो आप इंटरवल ले रहे हो जिस पर y1 की वैल्यू 0 आ रही है उसमें y2 का ऐसा कोई भी मान नहीं होना चाहिए जो इस इंटरवल में बिलोंग्स करे और उसका मान 0 आ जाए। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसी वैल्यू पुट अप की जिससे ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाए। हमने यहाँ p ऑफ x और q ऑफ x के कोई हमें कंडीशन नहीं दी हुई, बस यहाँ जो दी हुई है उसका हम यूज कर रहे हैं। हमने क्या किया, ऑप्शन थर्ड के लिए हमने मान लिया कि जो p ऑफ x है उसका मान तो 0 एंड जो q ऑफ x है उसका मान 1 है। तो हमारे पास में ये इक्वेशन क्या बनी, ये इक्वेशन हमारे पास में बनी d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0, प्लस y इक्वल्स टू 0। इसके जो y के सॉल्यूशन आते हैं वो क्या आते हैं हमारे पास में, हमारे पास आते हैं इसके सॉल्यूशन c1 cos x c2 sin x। ओके, ये हमारे पास इसके सॉल्यूशन आते हैं। ये c1 और c2 कांस्टेंट है, हमने इनको भी 1 मान लिया, तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन आए cos x और sin x। ओके, अब यदि हम इसे तो y1 बोल दें कि ये तो इसका सॉल्यूशन y1 है और ये सॉल्यूशन है इसका y2। अब देखो x 0 और पाई, 0 और पाई ऐसा इंटरवल है जिसके अंदर y1 x तो क्या बनेगा हमारा 0। ओके, 0 पे भी है पाई भी है और ये भी कंडीशन है कि 0 पाई से छोटा है, तो ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब ऑप्शन थर्ड कह रहा है कि इस 0 पाई में एक भी ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिस पर y2 0 बने, लेकिन हम जानते हैं कि cos x x बराबर यदि हम पाई बाई 2 रखें तो ये 0 बनेगा, तो y2 पाई बाई 2 का मान क्या बनेगा 0 और पाई बाई 2 इसके अंदर बिलोंग्स भी करता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया डिस्कार्ड, कि एक वैल्यू पाई बाई 2 ऐसी है जो 0 पाई इंटरवल में बिलोंग्स भी कर रही है और उसके ऊपर y2 का मान 0 भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब ऑप्शन 4 की हम बात करें, ऑप्शन 4 कह रहा है कि y2 x0 का मान 0,
लेकिन y2 डैश x0 का मान नॉट इक्वल 0, तो ये हमने अभी अभी किया है सेकंड ऑप्शन में। यदि हम इसे y2 लें, ओके, ऑप्शन है हमारे पास y1 y2 फंडामेंटल सॉल्यूशन है, तो यदि हम इसको y1 की जगह क्या मान ले y2x, हो सकता है ऐसा भी सॉल्यूशन यहाँ आए, तो y2x0 भी x बराबर 0 के ऊपर 0 है और उसका डिफरेंशिएशन भी क्या आ रहा है 0, तो ये भी हमने डिस्कार्ड कर दिया। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास में बचा, ऑप्शन फर्स्ट, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है, क्वेश्चन 98। क्वेश्चन 98 ग्रीन फंक्शन का पूछा गया है। gxt एक ग्रीन फंक्शन है ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का d2y by dx स्क्वायर माइनस 1 by x dy by dx इक्वल्स टू 1, हमें बाउंड्री कंडीशन दी हुई है y of 0 इक्वल्स टू 0, y of 1 इक्वल्स टू 0। इज gxt इक्वल्स टू, ये हमारे पास में f1 और f2 फंक्शंस दिए हुए हैं, कंडीशंस हमें दी हुई हैं और हमसे f1 और f2 की वैल्यू पूछी गई है। तो इसे हम ग्रीन फंक्शन है तो इसे हम उसी प्रोसेस से सॉल्व करके f1 और f2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो हमें जो इक्वेशन दी हुई है उन्हें हम लेकर के चलते हैं। हमें दिया हुआ है d2y by dx स्क्वायर माइनस 1 by x dy by dx इक्वल्स टू 1। ओके, ये हमें इक्वेशंस दी हुई है। क्या करेंगे हम, इसे पूरी इक्वेशन को यदि हम x स्क्वायर से मल्टीपल कर दें तो ये इक्वेशन एक होमोजीनियस इक्वेशंस बन जाएगी। ये बनेगा हमारे पास x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर और माइनस का x dy by dx इक्वल्स टू x स्क्वायर। हमने क्या किया, इस इक्वेशंस को हमने x स्क्वायर से मल्टीपल कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू बनी, x स्क्वायर यहाँ आ गया, यहाँ हमने x स्क्वायर लिख दिया। तो ये हमारे पास में जो कंडीशंस बनी इसे हमें सॉल्व करना है। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है और होमोजीनियस इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ हम कुछ पुटअप कर लेते हैं। हम z इक्वल्स टू x log x मानते हैं, सॉरी z इक्वल्स टू log x, तो यहाँ से e का मान, x का मान होगा वो e की पावर z होता है और ये होमोजीनियस इक्वेशन में हम कन्वर्ट इसको कर लेते हैं। तो इससे रिलेटेड यदि डाउट्स हैं, वैसे तो ये हम बीएससी के अंदर पढ़ के आए हैं, सभी की याद होती है, फिर भी यदि डाउट्स हैं किसी के तो सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट है, वहां डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट सिलेबस की करवाया गया है, तो वहां से आप होमोजीनियस इक्वेशन थर्ड यूनिट के अंदर 4th चैप्टर है, वहां से आप देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये इसको हम इस प्रकार से पुटअप करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में बनती है, डायरेक्टली ये बनता है हमारा d इंटू डी माइनस 1 d इंटू डी माइनस 1 माइनस डी इक्वल्स टू, ये x स्क्वायर बन जाएगा हमारा e की पावर 2z। ओके, अब जो ग्रीन फंक्शन है, इस ग्रीन फंक्शन में हम कंप्लीट वैल्यू न निकाल के केवल इसके जो CF है वो CF की हम वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ हम ओनली इस CF को सॉल्व करें तो फॉर CF, तो ये जो बनेगी हमारे पास में d स्क्वायर, ये माइनस डी बनेंगे हमारे माइनस के 2d इक्वल्स टू 0, इंप्लाइज करके d माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो इसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो इसके जो मान होंगे m के वो 0 और 2 बनेंगे हमारे पास में। ओके, तो यहाँ ये जो कंडीशन है इसके बाहर हमारे पास में y आता है और जैसे ही हम इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये y कैंसिल होके क्या बनेगा, m इंटू m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से m की ये दो वैल्यू आई तो हमारे पास में y की वैल्यू क्या बनी, y की वैल्यू बनी हमारे पास में, एक तो बना c1 e की पावर 0z प्लस c2 e की पावर 2z। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आई।
जबकि हमें जो इक्वेशन है वो y और x में दी हुई है, हमारे पास में y और z में आ रहा है, तो हम इस z को कैंसिल करेंगे। ये हमारा c1 है, e की पावर 0 का मान 1 होगा, तो ये तो हुआ c1, और हम e की पावर z की वैल्यू क्या रख सकते हैं, x, क्या रख सकते हैं हम, x, तो ये बनेगा प्लस c2x स्क्वायर। तो हमारे पास y और x की जो वैल्यू आई वो वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आई। अब हमें क्या करना होता है, जो ग्रीन फंक्शन है, ग्रीन फंक्शन में हमें टू सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं, और टू सॉल्यूशन इनकी जो ये बाउंड्री कंडीशन है, इन बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से हम निकालते हैं। तो इसकी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ले रहे हैं y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। जैसे हम इसकी लोअर वैल्यू रखेंगे उसे हम u ऑफ x फंक्शन देंगे नाम। तो जैसे हम ये लगाए, हमने क्या किया, x का मान 0 रखा, y का मान 0, तो ये 0, ये कंप्लीट हमारा 0 बन जाएगा, तो c1 का मान हमारा 0 आ जाएगा। तो y ऑफ x का मान क्या आया हमारा, c2 x स्क्वायर, क्या आ गया हमारे पास में, c2 x स्क्वायर आ गया हमारे पास में। और इसे हम u ऑफ x वैल्यू देंगे, u ऑफ x क्या दे देंगे हम इसे, इसमें हम जो फंक्शन है, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू हम 1 रखते हैं, तो u ऑफ x का मान आया हमारा x स्क्वायर। ओके, जो लोअर लिमिट होगी, लोअर लिमिट हमें u का मान देगा, अपर लिमिट हमें जो वैल्यू आएगी उसे हम v लेंगे। जो कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट हम कांस्टेंट न रख के उन्हें हम 1 पुट अप करेंगे। ये ग्रीन फंक्शन की प्रोसेस होती है। एक बार क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम इसको रिवाइज कर लेंगे क्या इसकी प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू आई। अब इसकी अपर लिमिट की हम बात करें, y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके, जैसे हम ये वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे तो हमारे पास x का मान 1 रखना है, y का मान 0, तो ये 0 इक्वल्स टू x का मान हमें 1 रखना है, तो ये बना c1 प्लस c2 इंप्लाइज करके c1 का मान क्या आया हमारा, माइनस का c2। देखो हमने एक बार x स्क्वायर को पॉजिटिव लिया है, तो दोबारा हम पॉजिटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो हमने जो फंक्शन बना v ऑफ x, दूसरा हम v ऑफ x लेंगे। v ऑफ x क्या बनेगा हमारे पास में, इनमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, दोनों की वैल्यू सेम है, कांस्टेंट हम 1 लेकर चलते हैं। और यहाँ हमने एक्स स्क्वायर ऑलरेडी प्लस ले रखा है, तो यहाँ हम नेगेटिव लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने c1 की वैल्यू 1 मान ली, c1 की वैल्यू 1, तो c2 की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, -1। तो ये बना हमारे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इस प्रकार से हमें दो सॉल्यूशन निकालने हैं। इक्वेशन दी हुई होगी, उसका हमें केवल CF निकालना है। जो लोअर कंडीशन होगी वो हमें u का मान देगा, और जो अपर कंडीशन होगी वो हमें v का मान देगा। जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम कांस्टेंट न मान के हम क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। अब हमारे पास में u ऑफ x का मान आ गया, v ऑफ x का मान आ गया हमारे पास में। अब हमें करना क्या है, अब हमें gxt, ये जो gxt है, ये gxt है, इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है हमारे पास में, यहां जो कंडीशन होगी x लेस एंड इक्वल t, दो कंडीशन होंगी, t लेस एंड इक्वल x, ये दो कंडीशन होंगी। देखो u हमारा किस पर है, छोटी वैल्यू पे, u हमारा लोअर वैल्यूज के ऊपर है, तो जो यहाँ लोअर वैल्यू होगी वो तो देगा u का मान, और जो बड़ी वैल्यू होगी वो हम v के साथ लेंगे। u छोटे मान के लिए आया तो छोटी वैल्यू लेंगे, तो यहाँ हम u ऑफ x और v ऑफ t।
ओके, छोटे मान के लिए छोटा, बड़े के लिए बड़ा, अपॉन में c। अब यहाँ छोटा कौन है t, तो यहाँ u के साथ कौन आएगा t और v के साथ कौन आएगा बड़ा मान, अपॉन में c। और ये जो c है ना, इस c का मान क्या होगा, इस c का मान होता है p ऑफ x और रो स्क्वायर x। p ऑफ x क्या होता है, p ऑफ x होता है इस इक्वेशन में d2y बाई dx स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ d2y बाई dx स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो यहाँ हमारे पास में p ऑफ x का मान क्या होगा, 1। ओके, हमें यहाँ नहीं देखना कि नोटेड, हमें यहाँ नहीं देखना, जो इक्वेशन हमें दी हुई है उस इक्वेशन में d2y बाई dx स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये हमने बनाया है इसे होमोजीनियस इक्वेशन। हमें जो इस फॉर्म में दिया हुआ है वहां देखेंगे तो यहाँ p ऑफ x का मान 1 है। अब बात करें wx क्या होगा, तो wx हमारे पास में कितने सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन, इनका हमें निकालना होगा u x और vx। ओके, और wx की हमने अभी प्रॉपर्टी निकाल रखी है, लास्ट लेक्चर में भी हमने निकालते, उसी कंडीशन से हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये हमें प्रोसेस निकालने के लिए हमने ये वैल्यूज निकाली है। अब हमें किसका मान निकालना है, c का, और c का मान निकालने से पहले हमें किसका मान चाहिए, wx का। तो wx का मान क्या बनेगा हमारे पास में, wx का मान बनेगा, एक डिटरमिनेंट होगी, यहाँ ux, यहाँ vx, यहाँ u डैश x, यहाँ v डैश x। ओके, ये हमारे पास में एक डिटरमिनेंट बनी। यहाँ हमने वैल्यू रखी, ux का मान हमारे पास में x स्क्वायर है, ये हमारे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 2x होगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो माइनस का 2x क्यूब बनेगा, ये इसके साथ मल्टीपल होगा और साथ में माइनस भी आएगा तो माइनस का 2x, ये इसके साथ होगा माइनस माइनस प्लस होगा 2x क्यूब। तो हमारे पास wx का मान क्या आ गया हमारे पास में, माइनस का 2x। ओके, wx का मान क्या आया हमारा, माइनस का 2x, और p ऑफ x का मान 1 है तो c का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, c का मान आएगा 1 को इससे मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 2x ही रहेगा। अब यहाँ हम देखें हमारे पास ux vx के मान है, c के मान है, तो यहाँ हम ग्रीन फंक्शन अप्लाई करें और फिर हम फंक्शन जो दिए हुए हैं वो हम कंपेयर करके इनकी वैल्यू लिख दें। तो जो हमें दिया हुआ है वो कंडीशन हम लेते हैं। ओके, तो जो g ऑफ xt है, g ऑफ xt इक्वल्स टू, ऊपर हमें x लेस एंड इक्वल t दिया हुआ है तो x लेस एंड इक्वल t ही है हमारे पास में। तो हमें करना क्या है, ux है हमारे पास में x स्क्वायर, v ऑफ t, और v ऑफ t यहां से बनेगा हमारे पास में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में c, और c का मान क्या है हमारे पास में, c का मान है माइनस का 2x, c का मान क्या है माइनस का 2x। तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस का 2x। कंडीशंस होंगी x लेस एंड इक्वल t। सेकंड के अंदर हमारे पास में यहाँ u और t है तो x स्क्वायर की वैल्यू बनेगी हमारे पास में t स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में c का मान माइनस का 2x। कंडीशन हमारी t लेस एंड इक्वल x। अब इसे हम और आगे सॉल्व करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी gxt इक्वल्स टू, यहाँ x से एक x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा x इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में माइनस का 2। कंडीशन x लेस एंड इक्वल t। सेकेंड कंडीशन हमारे पास में यहाँ हमारा कोई कैंसिल नहीं होने वाला तो t स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में माइनस का 2x, और ये कंडीशन t इज लेस एंड इक्वल x। ओके, ये हमारे पास में कंडीशन आई। अब हम यहाँ ऑप्शंस चेक करें क्या है हमारे पास में ऑप्शंस। तो यहाँ हमारे पास में x लेस एंड इक्वल हमारा जो t है, x लेस एंड इक्वल जो t है वो हमारा f1 है।
मतलब कि हमारे पास में ये कंडीशन आ रही है -1/2 t आ रहा है जबकि हमारे पास x है, यहाँ -1/2 x आ रहा है जबकि ऐसा हमारे पास भी नहीं है। माइनस का 1/2 t x² ये भी हमारे पास में नहीं है, और यहाँ माइनस का 1/2 t x² ये भी नहीं है। तो हमने क्या किया, हम जानते हैं कि g(xt) आपस में सिमेट्रिक होता है, तो हमने क्या किया, इसे हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई की, इसे लिखा हमने g(t(x), तो जहां जहां x है वहां वहां हमने t पुट कर दिया। तो हमारे पास जो कंडीशंस बनी वो कंडीशन बनी यहां से, इसे हम लिखे t 1 - x² माइनस का 2, ये बनेगा t इज लेस एंड इक्वल x, यहां बनेगा x² इंटू 1 - t² अपॉन में माइनस का 2t माइनस का 2t, x इज लेस एंड इक्वल t। अब हम कंपेयर करें तो x इज लेस एंड इक्वल t ये रहा, ये हमारा f1 होगा। तो इस टाइप का हमारे पास में f1, तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट माइनस का 1/2 t ऊपर है, नीचे x² है, तो ये भी हमारे दोनों ही ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो डिस्कार्ड हो जाएगा। यहाँ हमारे पास में नीचे t है, ऊपर x² है, जबकि यहाँ x और t² है, तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन थर्ड में यहाँ t है, यहाँ x² है 1 - t² और ये माइनस का, ओके ये हमारा राइट है। अब F2 की हम बात करें तो F2 हमारे पास में माइनस का 1/2 t माइनस का 1/2 t 1 - x², तो ये हमारे दोनों ही राइट है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 में F1 माइनस का 1/2 x² 1 - t², ठीक है। F2 का मान माइनस का 1/2 x आ रहा है, जबकि यहाँ ओनली 2 ही है, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। तो ये था हमारा ग्रीन फंक्शन का क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन थर्ड है। इसकी प्रोसेस एक बार और आप रिवाइज करके देखेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा, और आगे की सीरीज में भी इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हैं, तो क्लियर हो जाएगा लास्ट तक। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है, क्वेश्चन 99। क्वेश्चन 99 दिया हुआ है हमें, कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, हमें फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम दिया हुआ है, dx अपॉन में dt इक्वल्स टू ax, और वेयर a क्या है, एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 3 2 -2 -1, एंड x क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में 2 क्रॉस 1 की एक मैट्रिक्स है x1t x2t। Then option first is the coefficient matrix A has a repeated eigen values lambda equals to 1। तो ये हमें इस जो मैट्रिक्स है इसके हमें क्या पूछा गया है, आइगन वैल्यूज पूछी गई है। तो आइगन वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इसे सॉल्व किया। तो देखो A हमें दी हुई है मैट्रिक्स एक, A मैट्रिक्स है हमारे पास में 3 2 और -2 -1। ओके, तो हमें जैसे ही इसके आइगन वैल्यूज निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम आइगन वैल्यूज के लिए a माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल 0 लेकर के चलते हैं, और यहां से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास में वैल्यू है। अब i कैसी होगी, जैसे ये मैट्रिक्स है वैसे ही हमारे पास में i बनेगी। तो i यहां बनेगा 1 0 0 1। ओके, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे हम लैम्डा से मल्टीपल करें तो लैम्डा i बनेगा हमारे पास में लैम्डा 0 0 लैम्डा। अब इसे हम a में से माइनस करें और इसका डिटर्मिनेंट लें तो हमारे पास में a माइनस लैम्डा i का जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो बनेगा हमारा a माइनस लैम्डा i। तो 3 माइनस लैम्डा 2 -2 -1 माइनस लैम्डा, इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है, इक्वल में क्या करना है हमें 0 इंप्लाइज करके इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये बनेगा 3 माइनस लैम्डा, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो -1 माइनस लैम्डा, ये माइनस माइनस हमारा प्लस होगा 4 इक्वल्स टू 0, और इसे हम सॉल्व करें तो ये बना माइनस का 3, ये हमारा माइनस का 3 लैम्डा, ये माइनस माइनस प्लस लैम्डा,
ये माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास में वैल्यू बनी लैम्डा स्क्वायर ये हमारा -3 लैम्डा, ये प्लस का लैम्डा तो माइनस का 2 लैम्डा, ये -3 और ये +4 तो यहां से +1 इक्वल्स टू 0। अब ये लैम्डा -1 का होल स्क्वायर है, इसका मान 0 इंप्लाइज करके हमारे पास में लैम्डा की दो वैल्यू आई 1 1। इसका मतलब ये जो आइगन वैल्यूज है वो ओनली 1 है और कैसी है, रिपीटेड है। तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है द कोफिशिएंट मैट्रिक्स A हैज रिपीटेड आइगन वैल्यूज लैम्डा इक्वल्स टू 1। ओके, रिपीट है लैम्डा 1 1 के लिए, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड कह रहा है देयर इज ओनली वन लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। ओके, हमें क्या पूछा है, आइगन वेक्टर पूछा है x1 इक्वल्स टू 1 और -1। देखो जब भी हमें लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट निकालना होता है तो इक्वल में हम 0 लेकर के चलते हैं। तो देयर इज ओनली वन लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वेक्टर से निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ लीनियरली इंडिपेंडेंट है दैट मींस हम इक्वल में 0 लेकर के चलेंगे। आइगन वेक्टर से निकालना है तो हम ये जो मैट्रिक्स है ये 3 माइनस लैम्डा 2 -2 -1 माइनस लैम्डा, इस मैट्रिक्स को हम किससे मल्टीपल करेंगे, हमें x1 और x2 की वैल्यू चाहिए। तो हमने यहाँ x1 t और x2 t को हम सॉल्व करते हैं, इक्वल में क्या लेकर के चलते हैं, 0 0। ओके, ये होता है आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए। हमें लैम्डा का मान हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 1 1, हम यहाँ पुट अप करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगी, ये बन जाएगी 2 -2 और ये बनेगा -2। यहाँ हमारे पास में x1 t और यहाँ हमारे पास में x2 t इक्वल्स टू 0। अब जैसे हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें पूरी मैट्रिक्स में और उसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे 0 बनेगा, तो हमारे पास में मैट्रिक्स क्या बनी, सिंपल मैट्रिक्स 1 1 -1 -1 एक मैट्रिक्स बनी। और हमारे पास में कंडीशन x1 t x2 t और ये हमारे पास में 0। ओके, इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी x1 t प्लस x2 t इक्वल्स टू 0 एंड यहां से वैल्यू बनेगी हमारे पास में, ये रखेंगे हम तो यहां से भी हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, x1 t प्लस x2 t बनेगा हमारा, माइनस कॉमन लेंगे भेजेंगे राइट हैंड साइड में, तो दोनों ही इक्वेशन से हमारे पास में क्या वैल्यू आई, x1 t इक्वल्स है माइनस का x2 t। दैट मींस एक वैल्यू हमारी दूसरे की नेगेटिव है, तो इसका जो हम फॉर्म लेंगे x1 हमें क्या है, x1 और x2 की फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहां से x हमारा क्या बन जाएगा, हमारे पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये 1 -1 हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका आइगन वेक्टर्स। इसे हम -1 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास में आइगन वेक्टर 1 -1 आ रहा है, तो ये भी हमारा एक राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड की हम बात करें, ऑप्शन थर्ड कह रहा है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दी हुई है, इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो ये है ax1 प्लस bx2 इंटू e की पावर t वेयर a b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं और फिर यहाँ देखते हैं इसके जो वैल्यूज है वो क्या हमारे पास में निकल के आ रही है। तो ऑप्शंस थर्ड की हम बात करें, फर्स्ट और सेकंड हमारे राइट हो गए। अब हम ऑप्शन थर्ड और फोर्थ हमारे पास में और चेक करने के लिए है। तो ऑप्शन थर्ड है हमारे पास, हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसे हम लिख रहे हैं dx अपॉन में x। देखो यहां इसे इसी फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। यहां हमें x की कंडीशंस दी हुई है, x1t x2t, इसका हम d अपॉन में dt करें तो हमारे पास में क्या कंडीशन आएगी, ये बनेगा हमारे पास में x1 डैश t
x2 डैश t, ओके। ये dx अपॉन में dt का मान आ गया। इक्वल में हमें क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, और a का मान है हमारे पास में 3 2 -2 -1, और x का मान है हमारे पास में x1 t x2 t। तो ये हमारे पास में हमने क्या किया, इस x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, यहाँ हमने a और x की वैल्यू रख दी। अब इसे हम सोल्व करें तो हमारे पास में x1 डैश t का मान क्या आएगा, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 3x1। ओके, शॉर्टली हम कर रहे हैं तो इस t को हटा रहे हैं, 3x1 प्लस का 2x2 एंड x2 डैश का मान क्या आया हमारे पास में, इस रो को इससे मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 2x1 माइनस का 2x1 माइनस का x2, ये हमारे पास में इनकी वैल्यूज आ गई। इसे हम फर्स्ट और इसे हम सेकंड इक्वेशंस दे देते हैं सुविधा के लिए। अब हमारे पास में x1 डैश की वैल्यू आ गई, x2 डैश की हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हमें x1 और x2 का मान चाहिए, तो यहाँ हमारे पास में x2 आ रहा है, यहाँ हमारे पास में x1 आ रहा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये बन गया x1 डबल डैश इक्वल्स टू 3x1 डैश प्लस का 2x2 डैश। ओके, एक बार और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया हमने। अब हमने क्या किया, x2 डैश का ये मान हमने यहाँ पुट अप कर दिया और x1 डैश का ये मान हमने यहाँ से पुट अप कर दिया। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी, x1 डबल डैश इक्वल्स टू 3x1 डैश, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 9x1 और प्लस का 6x2 डैश को 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 4x1 और माइनस का 2x2। ओके, इक्वल्स टू 9x1 माइनस 4x1 5x1 6x2 माइनस 2x2, ये बनेगा 4x2। अब हमें इस x2 को कैंसिल करना है, x2 को यहां से कैंसिल करेंगे, ये 2x2 का मान हमारे पास ये दिया हुआ है, तो इसको हम 2 से मल्टीपल कर देंगे, यहां रखेंगे तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी 5x1, ये बन जाएगा प्लस का 2x1 डैश, और ये इधर आएगा तो माइनस का 6x1, किसका मान है ये x1 डबल डैश का। तो यहां से हमारे पास में वैल्यू आई x1 डबल डैश, ये इधर आएगा माइनस का 2x1 डैश, ये माइनस का x1 बचेगा, ये इधर आएगा प्लस का x1 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास में कंडीशन आ गई, तो इसका हम CF निकालेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में m स्क्वायर माइनस का 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इंप्लाइज करके m के मान क्या है 1 और 1, क्योंकि ये m माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, यहाँ से m का मान हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ से जो x1 बनेगा हमारा वो बनेगा, x1 किसका है t का, तो ये जो x1 t बनेगा हमारा ये बन जाएगा c1 e की पावर t प्लस, देखो दोनों ही कंडीशन सेम है, तो c1 प्लस c2 t e की पावर t, ये आ जाएगा हमारे पास में x1 t का मान। अब हमें चाहिए x2 का मान, तो यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं x2 की, तो इसका डिफरेंशिएशन करें हम तो x1 डैश t बनेगा हमारा c1 प्लस c2 t e की पावर t का e की पावर t। अब इसका करेंगे तो ये बनेगा c2 e की पावर t। ओके, फर्स्ट सेकंड मान के किया, एक बार हमने e की पावर t का किया तो e की पावर t, एक बार हमने इसका किया तो हमारे पास c2, तो ये बना हमारे पास c1 प्लस c2 प्लस c2 t e की पावर t। हमें कंडीशंस दी हुई है, ये हमारे पास में वैल्यूज है। अब ये हमारे पास में कंडीशन आ गई। अब यहाँ जो वैल्यू है हमारे पास में, इसे हम तो x1 डैश का हमारे पास मान आ गया, x1 का मान आ गया हमारे पास में। अब हम 2x2 ये वैल्यू है,
इसका मान हम निकालें तो x2 बनेगा हमारे पास में x1 डैश में से 3x1 हम माइनस करेंगे और 1/2 का हम डिवाइड करेंगे। तो x1 डैश है हमारे पास में ये वैल्यू c1 प्लस c2 प्लस c2t, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसे हम क्या करना है, माइनस का 3x1 करना है, तो माइनस का 3c1 माइनस का 3c2t और e की पावर t कॉमन आ जाएगा हमारे पास में, ये वैल्यू आएगी। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x2 का मान आएगा, यहाँ c1 है, यहाँ माइनस 3c1 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में माइनस का c1 बच जाएगा। यहाँ हमारे पास में c2 है तो ये बनेगा हमारे पास में प्लस c2/2, यहाँ हमारे पास में माइनस 3c2t है, ये प्लस का 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का c2t बच जाएगा e की पावर t। तो ये आया हमारे पास में x2t का मान, ये आ गया हमारे पास में x1t का मान। अब इसे हम एडजस्ट करें जैसा हमें इस पैटर्न में दिया हुआ है कि ax1 प्लस bx2 और e की पावर t की फॉर्म में है, x1 और x2 हमारे पास में ये कंडीशन है। तो हमने क्या किया, c1 और c2 को सेपरेट किया यहाँ पे और एक मैट्रिक्स इस फॉर्म में हमने बनाई। तो हमारे पास जो x1 है, x1 को हमने लिखा ऊपर, तो ये लिखा हमने x1t, इसके नीचे लिख दिया x2t। ओके, एक मैट्रिक्स बनाई हमने। अब यहाँ से c1 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है, तो ये लिखा हमने 1, और यहाँ c1 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, हमारे पास माइनस का 1 आ रहा है, और बाहर e की पावर t प्लस। अब जो c2 का कोफिशिएंट है, इसमें c2 का कोफिशिएंट आ रहा है हमारे पास में, यहाँ t आ रहा है, और यहाँ c2 का कोफिशिएंट आ रहा है हमारे पास में 1/2 माइनस t और ये e की पावर t। ओके, तो ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई। ये c1 है हमारे पास, ये हमारा c2 है, तो इसे हम c1 और c2 को यहाँ a और b माना हुआ है तो हमने a मान लिया, इसको हमने x1 बोल दिया, ये हमारा e की पावर, इसे हमने b मान लिया तो ये b, और इसको हमने x2 बोल दिया और ये हमारा e की पावर t दोनों के बाहर। अब हम कंपेयर करें तो x1 हमारा 1 माइनस 1 आ रहा है, x2 हमारा t और 1/2 माइनस t आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 कह रहा है द वेक्टर्स x1 एंड x2 इन द ऑप्शन थर्ड। तो ये जो x1 और x2 है ऑप्शन थर्ड के अंदर, ये कैसे है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब हम एक सॉल्यूशन से दूसरा सॉल्यूशन बना सकते हैं, जबकि क्लियरली है कि यहाँ 1 से यदि हम t बनाएंगे तो इसको t से मल्टीपल करना होगा, तो इसे हम t से करेंगे तो माइनस t आएगा, 1/2 नहीं आएगा। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट का मतलब किसी एक स्केलर से मल्टीपल करके हम दूसरा वेक्टर्स बना सकते हैं, तो इसको हम नहीं बना सकते, तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हमारे ये ऑप्शन होंगे। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 100। लेट d2y/dx² माइनस q ऑफ x y इक्वल्स टू 0। x हमारा 0 एंड इंफिनिटी के बीच की वैल्यू है, हमें y ऑफ 0 का मान 1 दिया हुआ है और y डैश 0 का मान भी हमें 1 दिया हुआ है। where q of x is a positive monotonically increasing continuous function। ओके, q of x हमें क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव भी है, मोनोटोनिकली भी है और इंक्रीजिंग भी है और कंटिन्यूस है, मतलब एक साथ कंटिन्यूसली बढ़ रहा है पॉजिटिव। देन अब देखो हमें y ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हमें कंडीशंस दी हुई है कि q ऑफ x हमारा पॉजिटिव है, मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग है, कंटिन्यूस फंक्शन है, और यहाँ हमें एक कंडीशंस दी हुई है y डैश 0 पे इसका मान 1 जो कि ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो y डैश 0 का मान यदि 1 से 0 से ग्रेटर देन है तो हमारे पास में y ऑफ x
y ऑफ x बढ़ रहा है फंक्शन, तो y ऑफ x का मान जैसे ही हम लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटिव करेंगे तो ये हमारा इंफिनिटिव पे जाएगा एज x टेंड्स टू इंफिनिटिव, और y डैश का मान हमारा ग्रेटर देन 1 है 0 से, y ऑफ 0 भी हमारा ग्रेटर देन है और y डैश भी हमारा ग्रेटर देन है। तो यहाँ हमारा ये जो y डैश इसका मतलब dy by dx है, ये भी हमारा इंफिनिटिव पे जाएगा एज x टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, क्योंकि दोनों ही वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 दी हुई है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम इसकी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे करेंगे तो ये फंक्शन भी हमारा इंफिनिटी की ओर अग्रसर होगा। अब ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 की हम बात करें तो ये ऑप्शन हमें एक सिंपल एग्जांपल की हेल्प से डिस्कार्ड करेंगे। तो हमने माना कि q ऑफ x एक पॉजिटिव है, तो q ऑफ x हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। ये देखो 0 से ग्रेटर देन है, पॉजिटिव आ गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये जो 1 है, अब 1 क्या है, इंक्रीजिंग। अब 1 जो वैल्यूज है हमारे पास में, यहाँ देखो स्ट्राइकली इंक्रीजिंग की कंडीशन नहीं दी हुई, तो ये इंक्रीजिंग दिया हुआ है, तो कांस्टेंट फंक्शन भी हमारा एक तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो हमने q ऑफ x का मान यहाँ 1 पुटअप किया, तो हमारे पास जो वैल्यू बनी, क्या बनी हमारे पास, यहां से हमारे पास वैल्यू बनी d2y by dx स्क्वायर माइनस y इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया हुआ होता तो हम यहाँ कांस्टेंट न मान के हमें फंक्शन मानना होता। अब इसे हम सॉल्व करें तो y ऑफ x का मान क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस का x। ओके, ये हम जानते इस टाइप की इक्वेशन है, इसके ये सॉल्यूशन आएंगे। अब हमें कंडीशंस दी हुई है y की भी और y डैश की भी, तो हमने यहाँ से y डैश x भी निकाला, तो ये बना c1 e की पावर x माइनस c2 e की पावर माइनस x। y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 है, तो y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज करके जैसे हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, ये बना 1 इक्वल्स टू c1 प्लस c2, और जैसे हम y डैश के अंदर ये वैल्यू रखेंगे तो 1 इक्वल्स टू c1 माइनस c2। अब यहाँ हमारे पास में ये वैल्यू आ गई, तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया। जैसे हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ बनेगा 2 इक्वल्स टू 2c1, c2 से c2 कैंसिल हो जाएगा, c1 का मान आया हमारा 1। अब c1 का मान हम यहाँ 1 रखें तो c2 का मान हमारा 0 हो जाएगा, तो c2 हमारा 0। दैट मीन्स y ऑफ x का मान क्या आया हमारा, c1 का मान हमारा 1 है तो e की पावर x आ गया, और y डैश x का मान क्या आया हमारा, c1 का मान 1 है तो ये भी हमारा e की पावर x आ गया। ओके, तो y ऑफ x और y डैश x दोनों ही हमारे e की पावर x वैल्यू आ गई। अब ये कह रहा है कि y ऑफ x हैज फाइनाइटली मेनी जीरोस इन जीरो इंफिनिटिव, जबकि हम जानते हैं कि e की पावर x 0 से इंफिनिटी पर ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके ऊपर ये 0 बने, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। ऐसे ऑप्शन 4 है y ऑफ x हैज इनफाइनाइटली मेनी जीरोस, तो ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर होंगे हमारे ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकंड। ओके, ये थे हमारे दिसंबर 2011 में CSIR नेट के अंदर आए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम जून 2012 में आए हुए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ओके, यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।